पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज सबका बीमा सबका रक्षा बिल। सबका रक्षा बिल 2025। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस बिल 2025। इंश्योरेंस बिल 2025। ठीक है, तो इंडिया देखिए लीस्ट डेवलप्ड से डेवलपिंग की ओर आया और अब एस्पायर कर रहा है विकसित भारत की ओर, डेवलप्ड, एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर भारत जो है वो अग्रसर है। तो इसमें क्या है, हमको बहुत तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना नहीं होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब खाली जनधन अकाउंट नहीं है, अकाउंट ओपनिंग नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि आप जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उससे भी इंटीग्रेट हों और तमाम जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उसको भी हम सब तक पहुंचा पाए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कई सारी चीजें आ जाती हैं। इंश्योरेंस हो गया, रेमिटांसेस हो गए, पैसा मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लोनिंग फैसिलिटी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो है वो है कि तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग खाली एक छोटा सा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हमको इंश्योरेंस जो कि एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको भी बढ़ाना है। पिछले 20 से 25 साल में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। ठीक है, एफडीआई लिमिट्स हैं वो भी आपकी इंक्रीज की गई हैं। एफडीआई लिमिट्स इंक्रीज हुई हैं तो फॉरेन की प्लेयर्स हैं वो भी आए हैं। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद नए नए प्राइवेट प्लेयर्स बने हैं। पुरानी जो एनबीएफसीज थी, जो बैंक्स थे, बैंकिंग कंपनीज थी इंडिया में, वो भी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिए। तो मल्टी फेसेटेड नेचर हो गया है इंश्योरेंस पैराडाइम जो है इंडिया की, उसका जो नेचर है वो मल्टी फेसेटेड हो चुका है। नए प्लेयर्स आते गए हैं, नए स्टेक होल्डर्स जुड़ते गए हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, फिर आपका फिनटेक्स आ चुके हैं, फाइनेंशियल टेक कंपनीज जो हैं। ठीक है, अब क्या है, एक ऐप डाउनलोड करिए, वहां केवाईसी करवाइए और आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एको का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो अब नए प्लेयर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन हमारी वही पुरानी वाली थी। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन कर रहा था या कर रहा है? इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रेगुलेटरी रेजीम जो है वो वही पुरानी थी जो जीआईसी एलआईसी के समय पे बनाई गई थी। लेकिन 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमको क्या देखने को मिला? इंश्योरेंस सेक्टर को भी लिबरलाइज किया गया। इसमें नए प्लेयर्स जुड़ते गए, प्राइवेट सेक्टर आया, फॉरेन प्लेयर्स आए, पुराने जो एनबीएफसी थे, बैंक्स थे, बैंकिंग कंपनीज थी, वो भी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करना शुरू कर दिए। हाल के वर्षों में हमको क्या देखने को मिला है? फिनटेक्स हैं वो भी लेके आए हैं। तो जो इंटरप्ले है इंश्योरेंस सेक्टर का, ठीक है, जो ओवर रीच है इंश्योरेंस सेक्टर की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुराने समय में आप देखते होंगे खाली एलआईसी या जीआईसी से इंश्योरेंस होती थी। अब क्या है? अब नई नई कंपनियां हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं, मोटर व्हीकल के इंश्योरेंसेस आप लेते हैं तो मैक्स बूपा है, ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, ठीक है, एको आ चुकी है, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। तो सरकार को यह रियलाइज हुआ कि जो पुरानी रेगुलेटरी रेजिम थी अब उससे काम नहीं होना है। वी नीड टू रिवैम्प, वी नीड टू ओवरहॉल, वी नीड टू रिफॉर्म। हमको सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म करने की आवश्यकता है इंश्योरेंस के रेगुलेटरी पैराडाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर बिल है सबका बीमा सबका रक्षा बिल 2025। पास होके क्या हो जाएगा? ये एक्ट हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। इसी को हम कोलोकियली क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस बिल 2025। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्ट्रेंथन इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेशन, इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेशन। ठीक है, क्या कारण है इसको लाने के? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको
कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेशन है इसको और ज्यादा व्यापक बनाया जाए, और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड ब्रिंगिंग इन न्यू बिल, तो क्या आंसर लिखेंगे आप? वही जो अभी एक्सप्लेन किया हूं इतनी देर से। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है, नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, फिनटेक है, फिनटेक है, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म सब हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारी रेगुलेटरी रजीम थी, इरडई की जो पावर थी, वो वही पुरानी वाली थी। ठीक है, नए प्लेयर्स, नए स्टेक होल्डर्स हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि हम दोबारा से रिवैम्प करें अपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी रजीम को। रेगुलेटर आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? रेगुलेटर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेटर्स रेगुलेट अलग अलग सेक्टर्स को, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं, सरकारी रेगुलेटर्स। जैसे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन है? सेबी। ठीक है, लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेंशन फंड को पीएफआरडीए। कंपटीशन सही रहे, फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर हम मूव कर रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहे, उसके लिए कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कौन है? इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रीजंस समझ में आया आपको? रीजंस यही है कि प्रोलिफरेट किया है, प्रोलिफरेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। रीजंस में एक तो हो गया प्रोलिफरेशन, मतलब फैलाव, बहुत तेजी से ये फैला है सेक्टर, प्रोलिफरेशन ऑफ सेक्टर, एक चीज हो गई। दूसरा क्या? न्यू स्टेक होल्डर्स, नए लोग जुड़ते गए हैं, नई एंटिटीज हैं वो जुड़ते गई हैं, जैसे एजेंट्स हैं, आपके ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनियां, एनबीएफसीज हैं, एसबीआई है, पहले बैंकिंग सर्विस देती थी, फिर उसने अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, नए फिनटेक्स आ चुकी हैं, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो गवर्नमेंट के फेवर में क्या रहेगा? इंश्योरेंस सेक्टर और तेजी से बढ़े और एफिशिएंटली बढ़े। क्या फायदे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के? सिक्योरिटी देता है, लाइफ सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, रिस्क है आपका वो मिटिगेट करता है, सेविंग्स बढ़ाता है। सेविंग्स कैसे बढ़ाएगा? सेविंग्स को भी इंपेटस देता है। हाँ, अब हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो कुछ आपको पैसा मिलता भी है, इंटरेस्ट भी मिलता है, सब पे नहीं, लेकिन कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी चूज करने पे है। ठीक है, लेकिन सेविंग्स को कैसे बढ़ावा देता है? आपने हेल्थ कवर लिया, मान लिया बीमार पड़े, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा आपका। हाँ, अब वो पैसा है वो कहीं और यूज कर सकते हैं, जनरल वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए किसी का 14 लाख का मेडिकल बिल बन गया, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको अपने बैंक अकाउंट से देना पड़ेगा ना, उसकी पूरी पूरी सेविंग्स खाली हो जाएगी। तो इट कंजर्व सेविंग, एक चीज। दूसरा, ये रिस्क मिटिगेट करता है। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि इट्स बेनिफिशियल प्राइमरली टू द पुअर एंड मिडिल क्लास। उनको एक सेफगार्ड, एक कुशन, फाइनेंशियल कुशन है वो प्रोवाइड करता है। चौथी चीज क्या हो गई? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, वित्तीय समावेश, उसको भी बढ़ावा देता है। तो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर।
इसीलिए सरकार क्या चाहती है, सरकार यही चाहती है ये सेक्टर जो है वो बहुत प्रभावी ढंग से रेगुलेट किया जाए और इसका एक्सपेंशन और इसका ये लीप्स एंड बाउंड्स बढ़े, ये एक्सपेंड करता जाए। सरकार को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, सरकार को हेल्थ पे कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा, टैक्सेस वो कंजर्व करके और सोशल वेलफेयर स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर इधर खर्चा कर पाएगी। दूसरा क्या फायदा है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो सरकार को राजस्व मिल रहा है, टैक्सेस मिल रहे हैं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, कंज्यूमर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और इंश्योरेंस कंपनीज या जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो तो अपना पैसा बना ही रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ द नेशन, जो नेशनल इनकम है उसमें भी कंट्रीब्यूशन दे रही है। सो दैट्स व्हाई अ हेल्दी इंश्योरेंस सेक्टर, अ हेल्दी इंश्योरेंस सेक्टर इज पिवटल और इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एज अ होल, फॉर इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अब देखिए जो नया बिल आया है, जो नया बिल आया है इसमें क्या प्रावधान है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नया बिल क्यों आया ये आपको समझ में आ गया? क्योंकि ये सेक्टर बहुत तेजी से इवॉल्व किया है। ठीक है, तो जो हमारी रेगुलेटरी कैपेसिटी थी वो सेम स्पीड में नहीं बढ़ रही थी, थोड़े मोड़े चेंजेस हो जा रहे थे। ठीक है, कुछ रूल्स ला दिए गए, लेकिन अब आवश्यकता किस चीज की थी कि हम इसको सिग्निफिकेंटली ओवरहॉल करें, इसमें अमूलचूल परिवर्तन किया जाए। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट मतलब पीसमील रेगुलेशन से अब काम नहीं चलना था, अब चाहिए था हमको ओवरहॉल चाहिए था। ठीक है, कि हमारी जो रेगुलेटरी कैपेसिटी है वो पेस रख पाए इवॉल्विंग इंश्योरेंस सेक्टर के साथ, इवॉल्विंग इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। इसीलिए ये नया इंश्योरेंस बिल 2025 लाया गया है। इसका आइडिया क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है, प्रोविजंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इरडई को और पावर देना। जो पुराना रेगुलेटर है हमारा अभी भी वही रेगुलेट करेगा, लेकिन अब इरडई को और ज्यादा पावर दे दी गई है। ठीक है, ज्यादा रेगुलेटरी पावर, ज्यादा लीगल पावर, ज्यादा रेगुलेटरी पावर और ज्यादा लीगल पावर, कि वो और प्रभावी ढंग से, और प्रभावी ढंग से और इफेक्टिव तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर पाए। सेबी के तर्ज पे, सेबी के तर्ज पे इरडई को सर्च और सीजर की पावर दे दी गई है। पहले इरडई के पास सर्च और सीजर की पावर नहीं थी, मतलब एक तरीके से क्वसाय पुलिस पावर हो गई। सेबी के पास सर्च सीजर पावर थी कि मान लीजिए सेबी को यह लग रहा है कि फलाना कंपनी है उसने कुछ पेपर्स कंसील किए हैं, या वो सेबी के जो डायरेक्टिव्स है उसको मान नहीं रही है, सेबी के जो डायरेक्टिव्स है उसको मान नहीं रही है, तो सेबी अपने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कर सकता था, अपने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कर सकता है कि वो प्रेमाइसेस पे जाके सर्च कर सकें और कुछ पेपर्स वगैरह हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सीज कर सके। इरडई को भी यही पावर दे, इरडई के जो चेयरपर्सन है उनको भी सेम पावर दे दी गई, सर्च एंड सीजर की पावर, कि कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई एंटिटी है, कोई थर्ड पार्टी इंश्योरर है, ठीक है, वो अगर डायरेक्टिव्स हैं इरडई के वो मान नहीं रहा है, तो इरडई के चेयरपर्सन डेलीगेट कर सकते हैं किसी ऑफिसर को कि तुम जाओ और सर्च और सीजर करके आओ, डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलिवेंट पेपर्स हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, प्रेमाइसेस में जाके सर्च करके सीज कर सकते हैं। पहले ये पावर नहीं थी, तो पहली पावर हो गई सर्च एंड सीजर की, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर, बताइए। हाँ वही है, सीज कर। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा लीगल पावर दे दी गई है तो स्ट्रॉन्गर सुपरवाइजरी इन्वेस्टिगेशन पावर, सुपरवाइजरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट पावर्स। ठीक है, मतलब इरडई को आपने और लीगल पावर दे दी है, और ज्यादा पावर मुहैया करा दी है कि वो अपने डायरेक्टिव्स को इंश्योर करने के लिए कि उसके डायरेक्टिव्स हैं उसका पूरी तरीके से पालन हो, वो इंश्योर करने के लिए उसके पास और ज्यादा एनफोर्समेंट पावर, पेनल्टी लगा देना, सर्च सीजर फंक्शन,
ये सारी चीजें नई पावर्स दे दी गई हैं। तीसरी चीज क्या की गई है? तीसरी चीज ये कर दी गई है कि पहले इरडई का जो परव्यू था वो लार्जली इंश्योरेंस कंपनीज पे बैठता था, ठीक है। अब क्या है, अब ये पावर एक्सटेंड करके इरडई की इंटरमीडियरीज के ऊपर ही कर दी गई है। मतलब जो बीच में एजेंट्स आते हैं, जो ब्रोकर्स आते हैं, सर्वेयर आते हैं, जैसे गाड़ी गाड़ी कहीं तो कौन आता है? सर्वेयर आता है ना। तो पहले इरडई के पास उतनी पावर नहीं थी कि जो बीच के इंटरमीडियरीज हैं उनको रेगुलेट कर पाए इफेक्टिवली। लेकिन नए कानून से इरडई को भी एम्पावर किया गया है कि इंटरमीडियरीज जो हैं उनको भी रेगुलेट कर पाए इफेक्टिवली। तो पहले क्या था? पहले सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेशन था लार्जली, लेकिन अब क्या है? अब ऑल्सो इंटरमीडियरीज वुड बी regulated by intermediaries would be regulated by IRDAI। इंटरमीडियरीज कौन हो गए? जो बीच में सर्वेयर हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरर्स हैं, और कौन हो गए? ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, जो आपको इंश्योरेंस बेचने आते हैं घर पे, ठीक है। ये लोग भी अब रेगुलेशन के एम्बिट में आ चुके हैं, ठीक है। फिर एक चीज होती है कमीशन, ठीक है। एक चीज होती है कमीशन। कमीशन कौन लेता है? जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कंपनी का या ब्रोकर हो गए, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था? अनाप शनाप कमीशंस वगैरह बंधे हुए थे। कमीशंस बंधे होंगे तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ेगा? ना कंपनी अपनी जेब से पैसा देगी, ना ब्रोकर अपने जेब से पैसा देगा। पैसा कौन देगा? हम आप देंगे, जो एंड कंज्यूमर है। तो हमको जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा। जहां हमारा 5,000 में इंश्योरेंस हो जाना चाहिए था, आर्बिट्ररी कमीशन की वजह से वो 6,000 का हो जा रहा था। तो कमीशन पे भी कंट्रोल लाया गया, टाइटर कंट्रोल ओवर कमीशंस। मतलब कमीशन के बिना काम नहीं चलना है। कमीशन चलेगा तभी तो आपके इंटरमीडियरीज हैं वो बिजनेस में आएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कमीशन। तो टाइटर कंट्रोल ऑन कमीशंस, टाइटर कंट्रोल ऑन कमीशंस, मतलब कमीशन वुड स्टे, लेकिन ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कमीशन कंपनियां ले रही हैं या कंपनियां दे रही हैं अपने इंटरमीडियरीज को। कमीशन ज्यादा रहेगा तो हमारे आपके लिए, ठीक है, जो कंज्यूमर है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के, उनके लिए इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो। फिर अगला प्रावधान रखा गया है पेनाल्टी और एनफोर्समेंट। पेनाल्टी एंड एनफोर्समेंट, ठीक है। अभी देखिए बिल स्टेज पे है, तो एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं, क्या पेनाल्टी, हम नहीं डिस्कस करना है। जब ये एक्ट बन जाएगा तब हमको बस देख लेना है क्या पेनाल्टी, क्योंकि क्या है अभी इसमें भी थोड़े बहुत चर्चा होगी सदन में, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो। तो अभी जो ड्राफ्ट है उसके नंबर्स हमको नहीं लिखना है, लेकिन हमको ये पता है इन क्षेत्रों में काम किया जाएगा कि पेनाल्टी है और एनफोर्समेंट है। ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं इरडई के, वो बढ़ा दिए गए हैं ओवर ऑल द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस बिल 2025। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स? What would be the benefits of proposed new bill? बताइए क्या बेनिफिट्स हैं, किसको फायदा होगा, किस टाइप का फायदा होगा? अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हम हैं, आप हैं, ठीक है, जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि अब हम एक अच्छे रेगुलेटरी रेजिम में, अच्छे रेगुलेटरी स्पेस में ऑपरेट कर रहे होंगे। दूसरा क्या है? सरकार को फायदा होगा। तीसरा, कंपनीज को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो
ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अल्टीमेटली किसको फायदा होगा? इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड बैंकिंग सेक्टर, वेल इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक होती है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री, मतलब जहां पे हम डेवलप्ड की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स? पहला तो ये हो गया कि इट वुड हेल्प इन सेफगार्डिंग कंज्यूमर्स। अब हमको बहुत ज्यादा कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो कॉस्ट है वो कम होगी। नए प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा सेक्टर में, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सेम प्रोडक्ट की प्राइस ड्रॉप होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। पहले खाली एक दो प्लेयर्स हुआ करते थे तो वो मनमानी कर देंगे या करते थे, अब क्या है? कई सारे प्लेयर्स आ गए। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, एक कोई कार कंपनी है, वो 10 लाख रुपए में आपको साइड कैमरा भी देने लग रही है, तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस पर भी प्रेशर पड़ने लगता है ना। तो आप देखेंगे 6 महीने बाद नई गाड़ी जो आती है दूसरे कंपनी की, उसमें भी साइड कैमरा उनको देना पड़ जाता है। क्यों? अगर वो नए फैसिलिटीज नहीं देंगे, नए फीचर्स नहीं देंगे, तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो जब सेक्टर अच्छे से रेगुलेटेड होगा तो बाहर की कंपनियां भी आएंगी, फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से फायदा क्या होगा? कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। एक तो गुणवत्ता जो है प्रोडक्ट की, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ती है, बेहतर होती है, और दूसरा क्या है? प्राइजेस हैं वो कम हो जाती है। तो बेटर क्वालिटी एंड लेसर प्राइजेस। ठीक है, तो दिस वुड सेफगार्ड कंज्यूमर्स, एक चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बेहतर होगा, फ्रॉड्स, ठीक है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, करप्शन इंश्योरेंस कंपनीज में वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि एडई की जो ओवरसाइट है, जो रेगुलेटरी रेजीम है, वो हमारी मजबूत होते जाएगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी बेहतर होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी बेहतर होगा। तीसरा क्या? पब्लिक का ट्रस्ट है, पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा। का जो ट्रस्ट है इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी क्या है? अभी भी इंडिया में बैंक अकाउंट्स तो खुल गए हैं, लेकिन इंश्योरेंस लोगों में क्या है? एक इंश्योरेंस को लेके है, चलता है एटीट्यूड है। ठीक है, अरे देखा जाएगा, हॉस्पिटलाइज होंगे तब देखा जाएगा, इतने नहीं है। लेकिन जब आपदा आती है तो दिक्कत होती है, पैसे की शॉर्टेज, इधर उधर कॉल करते हैं, पैसे मांगते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये इसीलिए है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छे से इफेक्टिवली रेगुलेट कर देंगे तो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? हम और ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। तो एक पॉइंट और हो गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और क्या? ये मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप भी अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, बशर्ते वो सही हो। का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब सरल भाषा में बात करें तो बैंकिंग द अनबैंक्ड, बैंकिंग द अनबैंक्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब जो फॉर्मल फाइनेंशियल एम्बिट के अंडर नहीं है उनको फॉर्मल फाइनेंशियल एम्बिट के अंडर लाना। जैसे जनधन योजना एक क्लासिक एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। पहले गांव खेड़े में क्या था? डेली दिहाड़ी 300 रुपए 250 रुपए कमा रहे हैं, 3-4 साल में मान लीजिए 1-2 लाख रुपए हो गए उनके पास। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो क्या करते थे? वो अनबैंक थे, मतलब उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, वो फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क के पार्ट थे ही नहीं, थे ही नहीं। तो वो अपना पैसा कहाँ रख रहे हैं? वो अपना पैसा है वो चारपाई के नीचे रख रहे हैं, कहीं छुपा के रख रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? उस मार्केट वैल्यू जो है वो खा रहा है, क्योंकि आज का 100 का पत्ता जो चीज खरीद सकता है वो अगले साल या उसके अगले साल नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है 4% 5%। तो आज जो 100 रुपए में की चीज है वो कल कितने की हो जाएगी? वो 105 रुपए की हो जाएगी, अगले साल कहीं 112 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही पैसा अगर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करके उन लोग का किसी बैंक अकाउंट में रख दिया जाए तो वो 4 पैसे कमाएंगे, अपना सेविंग अकाउंट है वो खोल पाएंगे। तो बैंक में पैसा हम क्यों रखते हैं? रिटर्न्स के लिए और इन्फ्लेशन को भी बीट करने के लिए। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो सिर्फ आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलता है, आपका एक बार बैंक अकाउंट खुल गया तो उससे और भी फायदे होते हैं।
मान लिए कोई गांव है, वहां से कुछ लोग हैं तमिलनाडु गुजरात काम करने गए, तो वापस अपने घर पैसा भेजना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सीधे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, यहां पर उनके फैमिली वाले निकाल सकते हैं, तो रेमिटांसेस में भी हेल्प करता है। तीसरी चीज क्या है, बैंक अकाउंट है तो आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है जनधन अकाउंट में। और क्या चीज है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। बैंक अकाउंट है तो आप चेक लिख के या ऑनलाइन बैंकिंग से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस बैंक का वो भी खरीद सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सब्सिडी आ सकती है। जितनी सरकारी सब्सिडियां हैं अब कहां आ रही हैं, जनधन अकाउंट्स में आ रही हैं। तो ये सारे फायदे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक और पुश मिलेगा। ऑलरेडी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत तेजी से पुश दिए हैं सन 2014 के बाद से, जनधन अकाउंट, फिर उसके बाद जैम ट्रिनिटी आ गई है जहां पर हमने जनधन अकाउंट आधार और मोबाइल नंबर को लिंक किया है, जिसकी वजह से डीबीटी पॉसिबल हो पाई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। अब सरकार की जो सब्सिडी है सीधे बैंक अकाउंट में आती है, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, कोई कमीशन खोरी कमीशनबाजी नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपका बूस्ट मिल रहा है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यू आर ऑल्सो सेफ गार्डिंग द कंज्यूमर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाएगा, प्रोएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एंड नॉट पोस्टमार्टम नेचर, एंड नॉट पोस्टमार्टम नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, पहले कांड हो जा रहा है उसके बाद कमिटी बैठाई जा रही है ईडी द्वारा, पहले कांड हो जा रहा है, मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, उसके बाद हमारे रेगुलेटर्स हरकत में आते थे। लेकिन रेगुलेशन जब आपका मजबूत होगा, रेगुलेशन जब आपका मजबूत होगा तो आप प्रोएक्टिवली कोई स्कैम को होने के पहले ही रोक पाएंगे, होने के पहले ही रोक पाएंगे। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ दिस न्यू इंश्योरेंस बिल, जिसका नाम है सबका बीमा सबका रक्षा बिल, ठीक है। सून वी आर गोइंग टू सी दिस टर्निंग इनटू एन एक्ट, ठीक है। अगला आर्टिकल है इंडियन पीएम विजिट टू एथियोपिया। क्या क्या, नागरिकता सम्मान भी मिला वहां। अब देखिए भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 3 देश के दौरे पे, ओमान, इजिप्ट और एथियोपिया, ठीक है। एथियोपिया विजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम के हिसाब से। ये न्यूज जो है वो है आपकी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, आईआर से संबंधित न्यूज है, ठीक है। दिस इज एथियोपिया, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, मतलब उसी रीजन में है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है दैट इज वेरी स्ट्रैटेजिक, दैट इज वेरी स्ट्रैटेजिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए बगल में क्या है, रेड सी है, ठीक है। फिर क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, यानी आप वेस्ट एशिया से भी बहुत पास है, ठीक है। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है इस विजिट के साथ, इंडिया जो है वो एथियोपिया के साथ अपने टाइज है उसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक और पुश, एक और, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, एक पुश देने की कोशिश कर रहा है। और एथियोपिया से अच्छे रिलेशंस का मतलब है कि इंडिया को एक गेटवे मिल जा रहा है वेस्ट एशिया में, लार्जर वेस्ट एशिया में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि अफ्रीका जो आपका एथियोपिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इट कैन बी सीन एज अ मेजर गेटवे टू अफ्रीका। अगर इंडिया को अपना फुटप्रिंट अफ्रीका में बढ़ाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अपने फॉरेन पॉलिसी को और डायनेमिक बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, तो ये रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे हम अपना प्रेजेंस बढ़ा के वेस्ट एशिया में भी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, और आपका अफ्रीका एज अ होल कॉन्टिनेंट पे भी हम अपना जो फुटप्रिंट है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, लोकेशन स्ट्रैटेजिक है क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, बगल में रेड सी है और वेस्ट एशिया भी बाजू ही में है। रेड सी में
यहाँ पे आपका कोस्ट लगता तो नहीं है लेकिन बहुत नजदीक है यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए एरिट्रिया है, पतला सा बॉर्डर है। तो एथियोपिया है वो आपका रेड सी के साथ जो मतलब कोस्ट नहीं शेयर करता है, लेकिन इट्स इन विसिनिटी, काफी पास है, काफी पास है। गल्फ ऑफ एडन भी बहुत पास है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इट्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अभी इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जो है वो अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और एथियोपिया से अच्छा पार्टनर इंडिया के लिए अभी कोई नहीं है, ठीक है। एथियोपिया से अच्छा पार्टनर इंडिया के लिए कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, प्लस हमारा ठीक ठाक वहां पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है वो एथियोपिया में काम करता है, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड भी हमारा अच्छा चल रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है बायलेटरल ट्रेड की वो भी ठीक ठाक है। इंडियन कंपनीज ठीक ठाक फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं एथियोपिया में, ठीक है। और जो हमारे टाइज हैं वो पुराने हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले के टाइज हैं, सो कंट्री इज significant from point of view of India's expanding फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक डेवलपमेंट और है कि एथियोपिया ने अभी हाल में ही पिछले साल 2024 में ब्रिक्स को भी ज्वाइन किया है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यह है कि अगले साल 2026 में ब्रिक्स की जो चेयर आने वाली है वो किसके पास आने वाली है, हमारे पास आने वाली है, ठीक है। इंडिया क्या चीज पुश कर रहा है, ग्लोबल साउथ कॉपरेशन है वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल साउथ का लीडर है, ठीक है। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका को अगर हम साथ ले रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में, तो इंडिया की जो हेजेमोनी है ग्लोबल स्टेज पे, तमाम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे, यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी आपका बढ़ने लगेगी, वो भी आपकी एक्सपेंड करने लगेगी, ठीक है। परमानेंट ब्रिक्स में ऐड हो चुका है, हाँ नहीं वो अब मिसनोमर रह गया, वो तो शुरू में था, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स है, फिर अभी पिछले साल ही यूएई ज्वाइन किया है, ठीक है, ईरान ज्वाइन किया है, इजिप्ट ज्वाइन किया है। तो अब क्या है, और मेंबर्स इसमें ऐड होते गए, तो अब ब्रिक्स को और एक्सपेंड नहीं किया गया, लेकिन अब ब्रिक्स क्या है, इट्स मोर देन 10 मेंबर्स नाउ, खाली ब्रिक्स नहीं है, मतलब वो 5 कंट्रीज नहीं है, और भी कंट्रीज हैं इसमें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया अबाउट एथियोपिया, ठीक है। ये ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है, हमने अभी मैप पे देखा, ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है। दूसरा, इट्स अ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। फिर क्या है, ये इसकी जो लोकेशन है दैट इज वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। कैसे, इट सिट्स ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी के बाजू में, ठीक है। दूसरा क्या है, विसिनिटी टू रेड सी, also very close to वेस्ट एशिया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, ठीक है। और वहां पर हमेशा टर्बुलेंसेस चलती रहती हैं, दिक्कतें चलती रहती हैं, कहीं सिविल वॉर हो रही है, ठीक है। ज्यादातर जगह मोनार्की या डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस हमारे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इंडिया नेट एनर्जी इंपोर्टर है, उसका बल्क जो है एनर्जी का
क्रूड, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल हम कहां से लेते हैं मैक्सिमम? अभी रशिया से लेने लगे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टनर है वो कौन रहा है? वो वेस्ट एशिया रहा है। वो वेस्ट, सऊदी से हम बहुत ज्यादा तेल लेते हैं, सऊदी से हम बहुत ज्यादा तेल लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए उसकी विसिनिटी में हमको एक स्टेबल बेस चाहिए, तो एथियोपिया वुड प्रोवाइड अस विद दैट स्टेबल बेस, ठीक है। फिर क्या है? ब्रिक्स मेंबर भी है, ब्रिक्स का मेंबर भी है, फुल मेंबर है, 2024 में ज्वाइन किया है। इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ गेटवे टू अफ्रीका, इट्स अ गेटवे टू अफ्रीका, ठीक है। इंडिया एथियोपिया की बात करें अगर, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एथियोपिया, तो हमारे पुराने टाइज हैं, ठीक है, ओल्ड टाइज प्रायर टू इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, पीपल टू पीपल कनेक्ट है हमारा, बहुत अच्छा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे एथियोपियंस हैं वो इंडिया पढ़ने आते हैं, हेल्थ केयर के लिए आते हैं। ठीक ठाक इंडियन बिजनेसमैन है, वो भी क्या है, वो एथियोपिया में है, ठीक है, सर्विसेज में है वहां के, ठीक है। तो डायस्पोरा प्रेजेंस भी हमारा बहुत ज्यादा है, डायस्पोरा प्रेजेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। एथियोपिया में बहुत हाई क्वालिटी कॉफी होती है, ठीक है। तो कई इंडियंस हैं वो कॉफी प्लांटेशन है वो ओन करते हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्सटाइल सेक्टर में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडियन कंपनीज ने। तो इसकी वजह से सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया और इंडस्ट्रीज हो गया, इन तीनों चीजों का एक सिग्निफिकेंट कनेक्ट है। ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है इन क्षेत्रों में, वहां पर, इन क्षेत्रों में वहां पर काम कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया और एथियोपिया कन्वर्ज करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, और अभी हाल के वर्षों में हमको क्या देखने को मिला है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सोलर पावर हो गया, ठीक है, या रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, या इंडिया क्या बनाया, डीपीआई बनाया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी अफ्रीका में पुश करने की कोशिश कर रहा है। डीपीआई क्या है? व्हाट इज डीपीआई? कई बार कर चुके हैं। एक होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड, सड़कें, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, बस अड्डे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? जो आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसका करेक्टर पब्लिक है, मतलब जो सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हम डीपीआई कहते हैं। जैसे यूपीआई हो गया, ओएनडीसी हो गया, हाँ, पीपीआई क्या होता है? जनधन आधार मोबाइल लिंकेज है, ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का डीपीआई ही है, ठीक है। तो डीपीआई को भी हम पुश कर रहे हैं, यूपीआई को भी हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी वाला जब हमने आर्टिकल किया था वहां पढ़ा था ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंडिया एथियोपिया कई फ्रंट्स पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्ज कर पाए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्ज कर पाए, ठीक है। अब ये जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, व्हाई विजिट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई विजिट इज इंपॉर्टेंट, 3 लेग्ड विजिट है, ठीक है। 3 कंट्रीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट किए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? ठीक है, या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी बहुत है ना, दोनों कंट्रीज के बीच में पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अफ्रीका के साथ हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है कई क्षेत्रों में। अंतरराष्ट्रीय पटल पे कई सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं वो भी चाहते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें हो गई? यूएनएससी रिफॉर्म्स हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म दोबारा से एक्सपेंड हो, अभी हमको रिट्रीट देखने को मिल रहा है, मल्टीलेटरलिज्म दोबारा से एक्सपेंड हो, हम भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं,
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म्स, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। दोनों कंट्रीज क्या है? दोनों कंट्रीज ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, लेकिन हम भी ग्लोबल साउथ में काउंट किए जाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेचर में हम भी ग्लोबल साउथ में काउंट किए जाते हैं। तो हम दोनों ग्लोबल साउथ, हम दोनों डेवलपिंग है, ठीक है। एचडीआई जो है हमारा वो ग्लोबल नॉर्थ के बराबर नहीं है, लेकिन हम एस्पायर करते हैं वैसा करना। सो देयर लॉट्स ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, कई सारे स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है वो है हमारे पास। यूएनएससी रिफॉर्म्स, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन, डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ रिफॉर्म्स हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो म्यूचुअल कन्वर्जेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस लिहाज से जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ये हो गया कि जो ग्लोबल रूल्स हो वो कोई एक देश निर्धारित ना करे, इसको हम कहते हैं यूनिलेटरलिज्म। जैसे अमेरिका अपना वर्चस्व कम करे, ठीक है, मतलब चाइना जो है वो अकेले रूल बुक ना लिखे ग्लोबल स्टेज पे, चाइना में जो करना है करे वो, यूएस को यूएस में जो करना है वो करे। लेकिन जो ग्लोबल रूल्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित हो, चाहे क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, ठीक है, या आउटर स्पेस से संबंधित हो, ये सारी कंट्रीज मिलकर तय करें, इसको हम कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। मतलब कोई एक सुपर कॉप बनने की कोशिश ना करे, कोई एक कंट्री, कोई एक सुपर पावर या बड़ी पावर अकेले रूल बुक ना लिखे, ठीक है। दिस इज यूनिलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म क्या है? जब सब साथ बैठ के, यूनाइटेड नेशंस डिसाइड कर रहा है, वो रूल्स बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीलेटरलिज्म। लेकिन अमेरिका रूल बनाने लग रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिलेटरलिज्म। चाइना के लिए रूल बनाने लग रहा है, दिस वुड बी डीम्ड एज यूनिलेटरलिज्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है विजिट जो है वो, वाई इट्स इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब हम अपने फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स को या पैराडाइम को और ज्यादा डायनामिसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको देखने को क्या मिल रहा है? रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्या चाहेगी? इंडिया ये चाहेगी कि जो ग्लोबल साउथ है वो एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ कन्वर्ज हो, शेयर्ड इंटरेस्ट है सबके, और मिलके एक यूनिफाइड वॉइस के माध्यम से डिमांड्स रखी जाएंगी ग्लोबल साउथ की, चाहे आईएमएफ में, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, या और भी आपके इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो वेट है, जो ग्रेविटी है डिमांड्स की, वो बढ़ जाएगी। तो विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल साउथ या ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसको आने वाले समय में हमको और बढ़ाना है। और इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो इंडिया एक छत्र प्रोवाइड कर सकता है लैटिन अमेरिका को, अफ्रीकन नेशंस को, साउथ एशिया को, ठीक है। कलेक्टिव डिमांड रखी जाए। खाली इंडिया यूनाइटेड नेशंस में हल्ला करेगा तो उतना कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ग्लोबल साउथ 50 कंट्री, 60 कंट्री इंडिया को के साथ अगर कलेक्टिव डिमांड रखेंगी तो उसका जो ट्रैक्शन है, उसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिहाज से ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस विजिट के माध्यम से इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसने सिग्नल किया है कि अफ्रीका जो है एज अ होल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वी आर नॉट फिक्सेटेड टू अमेरिका और यूरोप अलोन, वो भी हमारे लिए जरूरी है, जापान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफ्रीका है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर ठीक ठाक मिनरल्स हैं, वहां ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है, वहां का मिडिल क्लास है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप में क्या है? सैचुरेशन आ चुका है, एंग्लो सैक्सन स्फीयर में सैचुरेशन आ चुका है, लेकिन अफ्रीका में पॉपुलेशन ज्यादा है, मिडिल क्लास, वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो हमारे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत है, उसको भी पुश मिलेगा, हम और सामान वहां बेच पाएंगे, हमारी कंपनियां वहां पे प्रेजेंस बना पाएंगी। रेयर अर्थ निकल रहा है वहां, गोल्ड बहुत ज्यादा है, डायमंड बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत ज्यादा है, एलएनजी बहुत ज्यादा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है। तो इस लिहाज से अफ्रीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन और ऑल्सो इट्स सिग्नल्स फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और बताइए।
ब्रिक्स को भी बूस्ट मिलेगा इससे, ब्रिक्स को भी बूस्ट मिलेगा। ब्रिक्स क्यों बनाई गई थी? ब्रिक्स को अनविसाज किया गया था एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ या इमर्जिंग नेशंस, वॉइस ऑफ इमर्जिंग नेशंस। धीरे धीरे क्या हुआ है, और कंट्रीज जुड़ती गई हैं। पहले सिर्फ 4 कंट्री थी, फिर 5 आई तो ब्रिक्स हुआ, उसके बाद और कंट्री जुड़ती गई। 2024 में हमको नई 4 कंट्री देखने को मिली, ईरान, यूएई, एथियोपिया, इजिप्ट, ये 4 कंट्रीज ऐड हुई और अब और कंट्रीज लाइंड अप हैं। अचानक से ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों आया है लोगों का, क्या कारण है? क्योंकि अब उनको लग रहा है कई कंट्रीज को कि भाई यूनाइटेड नेशंस उतना फ्रूटफुल नहीं रह गया है, या ग्लोबल लेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो वहां से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनको लग रहा है कि अब हमको ब्रिक्स जैसे फोरम्स हैं या G20 जैसे फोरम्स हैं, ठीक है, इनसे बहुत कुछ मिल सकता है। यहां पर हम अपनी डिमांड जो है वो कलेक्टिवली रख सकते हैं, जो इमर्जिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं। सो नाउ दे स्टार्टेड फ्लॉकिंग अराउंड G20, अराउंड ब्रिक्स, ठीक है। इसीलिए अब हमको एक रिन्यूड इंटरेस्ट मिल रहा है डेवलपिंग नेशंस का ब्रिक्स में, G20 में, ठीक है। तो एक हो गया आपका ब्रिक्स को बूस्ट। फिर दूसरी चीज है कि अगले साल जो चेयरमैनशिप है, जो चेयर है वो किसके पास रहेगी ब्रिक्स की? इंडिया के पास रहेगी। तो अगर हम अफ्रीका को साथ ले रहे हैं, अफ्रीका इज ऑन बोर्ड विद इंडिया, ठीक है, तो हम नए मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स जो हैं वो पुश दे पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिवली और प्रभावी ढंग से हम पुश दे पाएंगे, ठीक है। तो वुड बेनिफिट इंडिया, वुड बेनिफिट इंडिया ड्यूरिंग इट्स ब्रिक्स चेयरशिप। और भी कई पॉइंट्स हैं, मतलब ये तो हमने कुछ, एक पॉइंट है बिग मार्केट। हमने ऊपर अभी क्या बात की थी? हमने ऊपर बात की थी कि एथियोपिया है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ऑल्सो इट्स अ गेटवे, ऑल्सो इट्स अ गेटवे टू अफ्रीका। तो एथियोपिया में अगर हम मार्केट पकड़ ले रहे हैं, इंडियन कंपनी वहां सामान बेचना शुरू कर दे रही है, तो हम अफ्रीकन यूनियन में भी बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करेंगे। आने वाले 2 डिकेड्स में अफ्रीका का जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेजी से राइज करने वाला है, बहुत तेजी से राइज। तो उनकी जो डिमांड है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, ऑटोमोबाइल की, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, वो भी बढ़ती जाएगी। तो मेक इन इंडिया के तहत खाली हमको इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं फोकस करना है, हमको अपना सामान बाहर भी भेजना है। हमने बात की थी हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सिस बनना एस्पायर कर रहे हैं, चाइना के तर्ज पे हम भी क्या चाह रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हम एक इंपॉर्टेंट प्लैंक बन के उभरे, ठीक है। उस लिहाज से भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एथियोपिया वुड गिव अस अ कैविटी टू एंटर। और बताइए। चाइना का डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए भी इंडिया का प्रेजेंस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमको क्या देखने को मिला है, चाइना बीआरआई के माध्यम से अपना जो फुटप्रिंट है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ाता जा रहा है, मोर सो इन अफ्रीका। चाइना के पास एक्सेसिव डॉलर्स थे जो उसने पंप इन किए, कहां पे? कहां पे? अफ्रीका में। तो उसकी जो हेजेमोनी है वो बढ़ती गई है, जो चाइना का वर्चस्व है वो बढ़ता गया है, ठीक है। और चाइना कई बार क्या करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वगैरह भी शुरू कर देता है, जैसे श्रीलंका के केस में किया था। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये विजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो कंटेनिंग, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, कंटेनिंग चाइनाज डोमिनेंस, चीन का जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए भी भारत और एथियोपिया के संबंध जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये था आपका आईआर का टॉपिक। क्वेश्चन ले लीजिए।
पहले पे दूसरे पे? एक एक कोई बताओ। IR पे लिखिए आज, ठीक। आने वाले दशक अफ्रीका के होंगे, इस कथन के आलोक में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालें। दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में समानताएं हैं? Coming decades would belong to Africa in light of statement through light on significance of Indian PM visit to Ethiopia recently. What are the areas of convergence between the two countries?